आखिरी पहली बात ये कि जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। तो सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कागजी कार्रवाई। वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने थे फ्लड्स के लिए तो थोड़े से आ गए हैं, मगर बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए आने थे वो नहीं है। सब इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए फिर पैसे देते हैं। वो 20-22 ट्रिलियन डॉलर हमने मार्केट से इंटरनेशनल से इकट्ठे करने हैं, तो हमें तो कोई कर्जा ही नहीं देगा। IMF से फिर वो उनको एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, वो भी इस तैनाती का इंतज़ार कर रहे हैं और हालात के इस्तेहकाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारी जो है मईशत ये अगर प्रलॉन्ग करती है तो ऑलरेडी जो है उसके बगैर ही जो है ना बड़े बुरे हालात। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान के सभी सहयोगी देशों ने और जो साथ देते वो उन देशों ने पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दिया और अब IMF ने भी लगभग लात सी मार दी है पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान का भविष्य बहुत ही ज्यादा अधर में लटकने वाला है। तो पाकिस्तान के जो जितने भी मीडिया के बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अब एनालिसिस शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट हो जाएगा। कैसे आपने सुना कैसे पाकिस्तान के पास अब कर्जों की अदायगी के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरे एक दिन में अगर कारोबार जिंदगी बंद रहता है तो इस मुल्क को खरबों का नुकसान होता है एक दिन के अंदर। अगर आमिर साहब ये बात हफ्ते के ऊपर पहुंच गई तो हालात कहां पर है? दिवालिया होने से बचाने की ये बातें कर रहे हैं तो फिर तो मुल्क दिवालिया की तरफ वाकई चला जाएगा। एक तो ये जो खतरात का अंदेशों का हमें भी है कि हम हर शहरी को पाकिस्तान के ये परेशान होना चाहिए कि पिंडी की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत है कि वहाँ पे ये खतरात जो हम कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आपने बात की रसद उमर ने की, बिल्कुल वो पहले ये 80% था डिफ़ॉल्ट का रिस्क, अभी वो बता रहे थे कि 92% हो गया है। तो 92% रिस्क है कि आपको डिफ़ॉल्ट पहले ही आपको, इसका मतलब है कि हमें 20-22 बिलियन डॉलर्स चाहिए हैं। वो 20-22 ट्रिलियन डॉलर हमने मार्केट से इंटरनेशनल से इकट्ठे करने हैं, तो हमें तो कोई कर्जा ही नहीं देगा। IMF से फिर वो उनको एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, वो भी इस तैनाती का इंतज़ार कर रहे हैं और हालात के इस्तेहकाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारी जो है मईशत ये अगर प्रलॉन्ग करती है तो ऑलरेडी जो है उसके बगैर ही जो है ना बड़े बुरे हालात है। तो ऑफ कोर्स इसके साथ ज़्यादा ये बिकम्स ग्रेवर। ठीक है, डॉक्टर साहब की बात करती हूँ, मगर जो खबरें मुख्तलिफ जगहों पर सर्कुलेट कर रही हैं नामों के हवाले से, उसमें बताया गया कि 6 नाम है, 6 नाम मौसूल हुए हैं। लेट्स सी उसमें कि उसका नाम सबसे ऊपर रखा है। 6 नाम में वही मैंने कहा कि ये देखना पड़ेंगे कि 6 नाम कौन से हैं। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब की हम बात कर रहे थे। अच्छा, डॉक्टर साहब के हवाले से आपको पता होगा खबर आ गई है, आमदन से ज़ायद जो असासों का नैब रेफरेंस था तो अदालत ने उससे कह दिया कि जी हमारा सुनने का दायरा इख्तियार नहीं है, यानी कि वो सादे कमीन करार दे दिए गए। एनी हो, डॉक्टर साहब ने इंक्वायरी का बोल दिया है आमिर साहब कि जो चीजें लीक हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, अब चूंकि बात यह कि हम अवॉइड कर रहे थे कि अहमद नूरानी साहब ने जनरल बाजवा के एसेट्स के हवाले से एक स्टोरी की, हमें नहीं पता कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने ऑथेंटिक है, इसलिए अवॉइड कर रहे थे काफ़ी लोग उस पर बात करना। मगर इसहाक डार साहब ने ये इंक्वायरी का क्या है कि जी वो चेक करेंगे कि उसके अंदर वो टैक्स रिटर्न्स के ऊपर है, वो जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान की टैक्स रिटर्न्स के ऊपर से ये उस स्टोरी के अंदर ये है कि उनकी उसके ऊपर बेस्ड उनके एसेट्स के तखमीने लगाए गए हैं। तो इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी का ठप्पा लगा दिया, ये कह के कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे वो लीक हुई। इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑथेंटिक हैं। अब उनका ये कहना कि जी वो कैसे लीक हुई, तो इनका आप देखें ना, आना इसहाक डार का मिफ्ता इस्माइल के बाद और कोई उनसे गोल अचीव नहीं हो सका। डॉलर अभी भी जो है 200 का कह रहे थे लाने का, 223 रुपये का इंटरबैंक रेट है और 240-50 तक का मार्केट में जा रहा है। हवाला हुंडी हो रही है, वो उनसे नहीं हो पा रहा। बाकी भी महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। 16 घंटे जो है वो गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है। तो इतने मगर उनकी बरियत हो गई है, उनका ज़ाती गोल। और दूसरा ये मामला, अब ये इत्तेफाक तो नहीं है कि ये इसहाक डार साहब की मिनिस्ट्री के अंडर जो है FBR है, वहाँ से FBR से ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ होती है। उसकी टाइमिंग देखिए
कि ये फैसला आजकल में होने वाला है, ये समरी आज आई है, उससे पहले जो है चंद दिन पहले जो ये ख़बर आ जाती है ये कि, और उसके ऊपर वो फिर कहते हैं अब मैं इंक्वायरी करूंगा कि ये कैसे लीक हो गई। हाँ। तो भाई साहब अपनी भी, हमें तो आप पे ऊपर शक है कि ये आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपके उसमें आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जितना मर्जी कहें कि जनाब वो जनरल बाजवा साहब की भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब इज्जत करते हैं। हाँ। मगर ये इज्जत बड़ा रिसेंटली करना शुरू हुए हैं, कुछ देर तक वो अभी भी शायद बैंड है उनकी इज्जत अफजाई की वजह से। तो ये शक तो फिर जब तक ये जो कुछ मामलात हैं हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाते, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। देखिए ये जो डेट स्वैप शॉप की बात हो रही है ना, ये लोगों को समझ नहीं है एक चीज़ क्या है। इस वक्त जहाँ मेन ख़तरा होता है वो ये नहीं है कि जी आपके इंपोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी लग जाएगी या ये हो जाएगा, वो तो आप इंपोर्ट्स बैन करके अपनी रिजर्व्स को बचा सकते हैं एंड सो ऑन। वो टेम्प्रेरी मेजर्स बहुत से होते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने हैं इंटरनेशनल अदारे के और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे, और वो इंटरनेशनल अदारा ऐसा है जिसके साथ आपके सारी एक्सचेंज रेट्स और करेंसीज और क्रेडिट रिस्क और रेटिंग्स वगैरह का ताल्लुक है। वो होते हैं आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो आपने प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल में आपने पैसे बोरो किए हुए होते हैं। पाकिस्तान ने 3-4 बॉन्ड्स फ्लोट किए हुए। एक लोन है कोई 1 बिलियन के करीब का, वो जो कि अब दिसंबर में मैच्योर होने जा रहा है। फिर एक 2024 में एक मैच्योर होने जा रहा है। फिर 2028 है या 27 है, फिर आगे आगे है वो कोई शॉर्ट टर्म। अब सबसे इशू ये था कि ये जो दिसंबर में जो बॉन्ड है, यहाँ पाकिस्तान ने पैसे देने हैं। जिन लोगों ने बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, क्रेडिट दी हुई है पाकिस्तान को, वो मैच्योरिटी पे आ रहा है, आपने सबके पैसे वापस करने हैं। तो उसके जो इस वक्त, और वो खर्चा ये था कि शायद क्या ये $1 अरब दे सकें कि नहीं, तो वो कोई खर्चा नहीं है, फिक्र नहीं है। वो उसके ऊपर रिटर्न बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए ना 1 महीना रह गया है, अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर में लोगों ने अपने बॉन्ड को दे के और पैसे लेने हैं। तो अब वो 1 महीने के अंदर उसका जो इस वक्त रेट चल रहा है 100 रुपये का वो है, समझे 100 पाउंड का या $100 का है, तो 93 के पे पहुंचा हुआ है कि आप अगर 93 पे बिक रहा है आप ख़रीद लें, और 1 माह के बाद आपको 100 रुपये भी मिल जाएंगे उसके पीछे। तो जितनी वो, तो उसका ये मतलब है जो 93 के ऊपर जो $7 हैं, दैट्स क्वाइट अ हाई रिटर्न। 1 महीने के अंदर आपको $7 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर साल का हो तो आप 93-98% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए वो रेट बढ़ गया अब, मगर कोई इसमें कोई इशू नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होना, वो पे कर देंगे। डर ये लगा हुआ है कि इस वक्त आपके रिजर्व्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बैंक के जो पास पैसे बैंक में होते हैं वो गिरते जा रहे हैं, और आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो भी गिर रही हैं। अब 2 किस्म की रिमिटेंसेस होती हैं। एक ये होती है जो कि बैंक के ज़रिए आती, उसको फॉर्मल रिमिटेंस में गिना जाता है। जो हुंडी के ज़रिए आती है उसको गिना नहीं जाता, तो क्योंकि वो बैंक के पास नहीं होते पैसे। हो ये रहा है कि इस वक्त जो बैंक का रेट है पाउंड का या डॉलर का, और जो फ्री मार्केट का रेट है उससे काफ़ी बड़ा स्प्रेड आ गया है। आमतौर पर तो ये होता है ना, आप जाएं लेके पैसे मार्केट में किसी मनी चेंजर के पास, वो कह लो जी मैंने 100 पाउंड चाहिए देने या $100 चाहिए देने, वो कहना जी रेट है अच्छा ये तो मैं बेचन जा रहा था, मैं ख़रीदना तो कितने का रेट दोगे, वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो। जब आप ख़रीदते हैं तो आप 2 रुपये महंगा ख़रीदते हैं, जब आप बेचते हैं तो 2 रुपये सस्ता बेचते हैं। मगर वो जो गैप है ना 2 रुपये का या ₹1.5 का, वो बहुत बढ़ गया है बिटवीन मार्केट एंड बैंक्स। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बैंकों के ज़रिए अपने घर पैसे भेजते थे रेमिटेंसेस, उन्होंने अब हुंडी के ज़रिए भेजने शुरू कर दिए। उनको रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक का नुकसान होना शुरू हो गया गवर्नमेंट का। तो ये एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो और रिजर्व्स गिर रहे हैं। जब रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये जो रिजर्व्स हैं आपके टोटल इस वक्त इंपोर्ट जो आप करते हैं कोई 70-80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, और आपके पास सिर्फ $9 बिलियन इस वक्त आपके पास जेब में है। इसका मतलब है कि 1 महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स 1 महीना आपके पास है, पैसे अगर ये बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो 1 महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा। तो वहाँ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकॉनमी जहाँ 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो या 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो, तो कम से कम आपको 3 महीने के रिजर्व्स तो होने चाहिए। यहाँ तो 3 हफ्ते के रिजर्व्स पे आ गई। तो इसलिए ये फिक्र
और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसका हवाला भी मैंने कहा कि अगर ये अदालतों में चले गए फिर तो पट्ठा गोल, फिर तो आप देखिएगा कि एकदम दे विल बी अ मैड क्राइसिस, और उस क्राइसिस के अंदर बहुत सी डिफ़ॉल्ट्स होनी शुरू हो जाएंगी, और बिकॉज लोग समझेंगे हुण तो मसले बन गए, पंगा ले लिया फौज के नाल, और अदालतों में पहुँच गए ने, और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग अपने पैसे पुल करेंगे, फेंकेंगे। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए तज्जियाकार ये है जो इस बात को समझते हैं कि फ़ौज में कोई ऐसा फ़ैसला फ़ौज नहीं लेगी, फ़ौज की क़यादत, जिसके साथ मईशत का नुकसान हो जाए। इसलिए और हुकूमत भी ऐसा फ़ैसला कोई नहीं करेगी। खान साहब जो है उनका तो रवैया आपने देख ही लिया, वो तो कहते हैं भाड़ में जाए हुकूमत, भाड़ में जाए मईशत, मैंने जो करना है वो करना है, बाकी देखा जाए। तो सेठी साहब, ये जो फ़र्क है इंटर बैंक का और जो ओपन मार्केट का फ़र्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसको इस गैप को फिल क्यों नहीं कर रहे? वो इसीलिए आ रहा है ना जी कि गवर्नमेंट की अगर इसको फिल करते हैं तो जो डॉलर स्टेट बैंक के पास है वो फिर मार्केट में देने पड़ेंगे ना, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक, जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपके रिजर्व्स गिर जाएंगे। अगर डॉलर आसानी से मिलना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैंक्स, इस वक्त तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ना बैंकों की, तो इसलिए रेट जो है उसको रोक के रखा हुआ है। अगर वो खोल देते हैं तो फिर आपके रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे, बाकी बैंक स्टेट बैंक को कहेंगे पैसे दें, लोग खरीद रहे हैं। तो ये इसलिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर टेक्निकल इश्यूज। मगर ये जो गैप बढ़ गया है इसको नैरो करने की ज़रूरत है, मगर अभी रिसोर्सेज नहीं है इसको नैरो करने की। सही। तो डार साहब ने तो बहुत दावे किए थे कि 200 से नीचे इसकी एक्चुअल प्राइस है और 200 से नीचे फ़ौरन आ जाएगा, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि जो डार साहब हैं उनको ये कहा जाता है कि डॉलर को मेंटेन करने में वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका ये वादा था, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो डिले आई है वो क्यों नहीं हुआ, उसकी दो वजूहत हैं। आखिरी पहली बात ये कि जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। तो सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कागजी कार्रवाई। वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने थे फ्लड्स के लिए तो थोड़े से आ गए हैं, मगर बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए आने थे वो नहीं। सब इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए फिर पैसे देते हैं। तो ये वो बन गया है कैट एंड माउस कि जी पहले क्या आया, ये चिकन एंड एग वाली बात आ गई। वो कहते हैं स्टेबल करो तो तुम्हें पैसे देने हैं, एक कहते हैं पैसे दो तो